नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। ऑयल और यूरो में गिरावट से सहमे भारत समेत दुनिया के बाजार। सेंसेक्स में 855 और निफ्टी 251 अंकों की गिरावट। निजीकरण के खिलाफ 38 साल बाद कोल इंडिया में सबसे बड़ी हड़ताल। कोयले का उत्पादन गिरा, बिजली संकट गहराया। पटना हाई कोर्ट ने पलटा बिहार विधानसभा अध्यक्ष का फैसला। बहाल किए अयोग्य करार दिए गए जेडीयू के 4 विधायक। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का था आरोप। सुनंदा पुष्कर की मौत पर हत्या का मामला दर्ज। दिल्ली पुलिस ने गठित की विशेष टीम। शशि थरूर ने कहा, जांच में करेंगे सहयोग। क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान। रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल और स्टुअर्ट बिन्नी को जगह। खिताब बचाने की चुनौती। आइए देखते हैं आज की हमारी पहली खबर। ऑयल कीमतों में और गिरावट और ग्रीस संकट ने आज भारतीय शेयर बाजार में खलबली मचा दी। सेंसेक्स में 855 अंक और निफ्टी ने 251 अंक की गिरावट दर्ज की गई, जो पिछले कई वर्षों में सबसे बड़ी गिरावट है। लेकिन जानकार अभी भी निवेशकों को सलाह दे रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है। मंगलवार को शेयर बाजार गिरावट के साथ खुले और फिर संभल नहीं पाए। बाजार बंद होने तक सेंसेक्स 855 अंक की गिरावट के साथ 26,987 अंक पर पहुंच गया। सेंसेक्स में शामिल 30 शेयरों में 29 घाटे में बंद हुए। निफ्टी भी 251 अंक गिरकर 8,127 अंक पर बंद हुआ। एक दिन में ही निवेशकों की पूंजी 30 खरब कम हो गई। 5.5 साल में पहली बार कच्चे तेल की कीमत 50 बैरल प्रति डॉलर से नीचे चली गई है। दूसरी तरफ ग्रीस में लेफ्ट पार्टी का बढ़ता कद चिंता का सबब बन रहा है। 25 जनवरी को होने वाले चुनाव में सिरीजा पार्टी को जीत की संभावना और जनता पर सरकारी खर्च बढ़ाने के दावों से हड़कंप मच गया है। आशंका है कि ग्रीस यूरोजोन से बाहर भी आ सकता है। इनके भी इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी अलग अलग तरीके से होते हैं, जैसे डेट मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में, इक्विटी मार्केट में। एक मार्केट का लॉस ये दूसरी मार्केट से पूरा कर रहे हैं। इस तरह से लग रहा है कि ये फॉल जो है वो कैपिचुलेट हो गया है। जानकारों का मानना है कि कच्चे तेल के गिरते दाम भारत के लिए फायदे का सौदा हो सकते हैं। आयात बिल धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अर्थव्यवस्था में जान फूंककर विकास को गति देने के लिए अभी जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। मार्केट्स का मूवमेंट सेंटिमेंट्स के आधारित होता है, और जब तक सेंटिमेंट्स आज ठीक नहीं है तो 2 दिन के बाद फिर से रिकवर हो जाता है, अच्छा बन जाते हैं। बट जब तक हमारा मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, जब तक ये रिफॉर्म प्रोसेस चलता रहेगा, हमें कुछ इसको इम्पैक्ट नहीं होगा, बुरा इम्पैक्ट नहीं होगा। एशियाई बाजारों में हांगकांग और जापान के शेयर बाजार भी गिरकर बंद हुए। शुरुआती कारोबार में यूरोपीय बाजारों में भी मंदी रही। गिरते तेल की कीमतों से जहां भारत के आयात बिल और राजकोषीय घाटे में कमी आएगी, वहीं विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी। लेकिन जानकारों का ये भी मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गिरावट से भारतीय शेयरों पर भी असर पड़ेगा। दिल्ली से राज्यसभा टीवी के लिए कृति मिश्रा। समझने की कोशिश करेंगे कि शेयर बाजार, क्रूड ऑयल के दाम और यूरो में गिरावट हो क्यों रही है और उसके बाद इसका भारतीय अर्थव्यवस्था और एक आम आदमी पर असर क्या पड़ेगा। हमारे साथ हिमांशु वत्स हैं, जो कि सीनियर एडिटर हैं इकोनॉमिक टाइम्स से। महसूस स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये 3 बड़ी गिरावट मैं कहूँ कि कारोबारी जगत के लिए भारत में शेयर बाजार, न सिर्फ भारत के बल्कि दुनिया के कई देशों में शेयर बाजार गिरे हैं। यूरो ऐतिहासिक गिरावट पर है और इसके साथ साथ क्रूड ऑयल अपने निचले स्तर की तरफ जा रहा है। असल में क्या इशारा मिल रहा है? ये जो एक ब्रॉड कॉमन थीम है, जो इशारा तीनों मुद्दों के लिए है कि ग्लोबल इकोनॉमी की हालत ठीक नहीं है। ये सबसे बड़ा इशारा है। आप यूरोप को देखें तो अलग अलग जो मेंबर कंट्रीज़ हैं ईयू की, उसे इकोनॉमिकली ख़राब खबरें आ रही हैं। एक कंट्री में है कि वो ईयू से बाहर ही निकल जाए। ग्रीस में प्रॉब्लम है। जर्मनी में इन्फ्लेशन का जितना अनुमान था उससे काफ़ी कम हो गई है, जिसका मतलब है कि डिमांड कम है, स्लो डाउन हो रहा है। ऐसी छोटी छोटी खबरें ब्रिटेन से, इधर उधर से, जनरली यूरोप से ठीक खबरें नहीं आ रही हैं, तो मतलब वहाँ डिमांड कम होगा।
तो उससे फिर तेल की कंजम्पशन भी कम होगी। आप यूएस में देखें तो वहाँ जो उनका अपनी टेक्नोलॉजी से तेल निकलता है, शेल से, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो उससे इंटरनेशनली वो अब इंपोर्ट कम करते हैं, उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और कुछ देर में पूरा ख़त्म भी हो सकता है। अब चाइना को देखें, वहाँ की इकॉनमी भी स्लो डाउन हो गई है कि आज ही चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कुछ खबर आई है कि $1 ट्रिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को स्पीड अप करना चाहते हैं ताकि इकॉनमी पिकअप हो। तो जितने भी मेजर कंज्यूमिंग सेंटर्स हैं, इधर चाइना हो गया, वहाँ यूरोप हो गया, उधर यूएस हो गया, वहाँ से ऑयल की डिमांड कम हो रही है और यूएस के बाहर इकोनॉमिक सिचुएशन भी अब ठीक करके नहीं है। आर्थिक मंदी की तरफ इशारा मिल रहा है। हाँ। अब मैं दूसरे पॉइंट की तरफ अगर लौटूं हिमांशु, की जिस तरीके से क्रूड ऑयल के दाम गिरे हैं, क्या उसके चलते भारतीय शेयर बाजार लुढ़का है या फिर इसका संबंध कहीं कुछ और है? थोड़ा इनडायरेक्टली है, क्योंकि एक रीज़न जो तेल के दाम बहुत गिर रहे हैं वो है कि ओवर सप्लाई के ऊपर डिमांड आउटलुक बहुत वीक है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी ठीक नहीं लग रही है। तो जब इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक नहीं लगती इन्वेस्टर को, तो वो क्या करता है, रिस्क कम लेगा, रिस्क एपेटाइट उसका कम हो जाता है। तो जैसे इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप एक फिक्स डिपॉजिट कर देंगे अपने पैसे को। अगर आपको लगता है कि इकॉनमी बढ़ रही है और रिटर्न अच्छे हैं तो आप स्टॉक मार्केट में पैसा डाल सकते हैं। तो वही लॉजिक इंस्टीट्यूशनली भी होता है। तो ग्लोबली आप देखें तो ट्रेंड ये है कि क्योंकि थोड़ी नर्वसनेस है, कहीं ऐसी स्पेक्टाकुलर ग्रोथ नहीं लग रही कि आप रिस्क इन्वेस्टमेंट करें और अच्छा रिटर्न मिल जाए, तो ज़्यादा फंड्स अभी फिक्स्ड इनकम जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डेट मार्केट है, वहाँ पे जा रहे हैं। तो जब ये ट्रेंड हो जाता है कि ओवरऑल सेंटिमेंट थोड़ा शेकी सा नेगेटिव लग रहा है, रिस्क एपेटाइट लोगों का कम हो रहा है, तो उससे फिर इंडियन मार्केट में भी असर पड़ता है, क्योंकि इंडियन मार्केट में बहुत बड़े ऑपरेटर्स जो हैं वो विदेशी FIIs हैं। अब मैं इसके तीसरे पहलू पर आना चाहूँ कि जिस तरीके से भारतीय शेयर बाजार गिरा है और क्रूड ऑयल के दाम जिस तेजी के साथ गिर रहे हैं, भारत सरकार के लिए या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से ये क्या शुभ संकेत आप देख रहे हैं या फिर खतरे के बादल गहराने शुरू हो चुके हैं? देखिए, जब 120 से गिरना शुरू हुआ था, 100 तक आया, 80 तक आया, तो सिर्फ अच्छी खबर ही लग रही थी, क्योंकि इंडिया का इंपोर्ट बिल कम हो रहा था और तेल पे कई तरह की सब्सिडी सरकार देती है, स्पेशली केरोसिन पे, जो कई बार गरीबों तक पहुंचती नहीं है, वो पेट्रोल डीजल में मिल जाता है। LPG पे काफ़ी सब्सिडी है, तो वो सारी खुशखबरी थी। और अब जबकि ब्रेंट 51 पे आ गया है और US क्रूड जो है WTI वो 48 पे आ गया है, तो भारत के लिए तो वो और अच्छा है। लेकिन इसके साथ जो दूसरे संकेत मिल रहे हैं इंडिकेटिंग कि ग्लोबल इकोनॉमी की हालत ठीक नहीं है, वो भारत के लिए ठीक नहीं है। तो मिक्स पिक्चर है। ऑन द बैलेंस तो मुझे पॉजिटिव ही लगता है, क्योंकि इंडिया का इंपोर्ट बिल इतना कम हो जाएगा, सब्सिडी कम हो जाएगी, तो आपको बजट की बैलेंसिंग एक्सरसाइज बेटर हो जाएगी। और जब सिचुएशन शेकी होती है इंटरनेशनली, तो इन्वेस्टर फिर भी अपॉर्चुनिटी देखेगा। तो जितनी भी बाकी इमर्जिंग मार्केट्स हैं, कंपीटिंग मार्केट्स हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए इंडिया से compete करती हैं, तो उसमें अगर इंडिया दिखाए कि हमारा फिस्कल डेफिसिट अंडर कंट्रोल है, इकोनॉमिक फंडामेंटल्स ठीक हैं, तो ये हो सकता है कि कोई ब्राज़ील, अर्जेंटीना, वियतनाम, कई कंट्रीज़ हैं, वहाँ इन्वेस्ट करने की जगह इंडिया में ज़्यादा करे, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बातचीत है इंडिया की। तो अब ये करेंगे जिस तरीके का इंटरनेशनल मार्केट या फिर जो सिनेरियो है, जो मंदी की आहट दिख रही है, उसके बाद भारत में निवेश के ज़्यादा मुफीद मौके दिख रहे हैं और इन्वेस्टर्स यहाँ पर कुछ अट्रैक्ट हो सकते हैं। ये एक पॉसिबिलिटी है। उसके लिए अभी देखना पड़ेगा कि सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स को क्या करता है, अगले महीने कुछ करे, और फिर अगले महीने के एंड में बजट आ रहा है, जो इस नई सरकार की, मोदी सरकार की पहली मेजर इकोनॉमिक पॉलिसी स्टेटमेंट होगी, पहला फुल फ्लेजेड बजट होगा। पिछला बजट तो उन्होंने एक इंटरिम बजट आ गया था, फिर उन्होंने जल्दी से एक बजट लिया और मोर और लेस वही टारगेट्स रखे। तो उसको आप, मोदी सरकार का बजट टेक्निकली तो है लेकिन इन अ वाइडर सेंस नहीं है। तो अब लोग बजट देखेंगे, बजट से पता चलेगा कि क्या वहाँ से दिशा मिल सकती है कि क्या करना चाह रही सरकार, एग्जैक्ट दिशा। मैं आम आदमी से जोड़कर मैं कहूँ, जिस तरीके से क्रूड ऑयल के दाम कम हुए हैं, क्या इसका फ़ायदा अलग अलग रूप में, अलग अलग तौर पर आम आदमी को मिलता दिख रहा है, या उस फायदे को अगर आम आदमी तक सरकार पास ऑन करती है तो सरकार का घाटा बढ़ सकता है, इसलिए उस फायदे की हम चाहत या उम्मीद कम करें? इसमें आम आदमी को फ़ायदा तो है।
एक तो कई आम आदमी पेट्रोल कंज्यूम करते हैं। जैसे ही किसी का इनकम थोड़ा बढ़ता है तो वो एक स्कूटर या मोटरसाइकिल लेता है, अपग्रेड कर लेता है। हाँ, तो स्कूटर मोटरसाइकिल डीजल पे नहीं चलती। लोग डीजल को आम आदमी का फ्यूल मानते हैं, लेकिन जो थोड़ी भी तरक्की करता है वो पेट्रोल यूज़ करता है, तो उसका खर्चा कम हुआ है। दूसरा, इन्फ्लेशन पे इसका इम्पैक्ट होता है। आप कोई भी सामान कंज्यूम करते हैं, सब्जी हो, टूथपेस्ट हो, कुछ भी हो, वो कहीं पे बनती है, ट्रांसपोर्ट होके आती है। तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस, कुछ तो ट्रक रेंटल्स, फ्रेट्स गिरे हैं, और जहाँ नहीं गिरे हैं वो बढ़े तो नहीं हैं, तो उससे भी आम आदमी को फ़ायदा हो रहा है। लेकिन जब कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि अगर हम पिछले कुछ वर्षों में लौटें और जहाँ पर क्रूड ऑयल के दाम 50-55 हुआ करते थे उस वक्त, और जो पेट्रोल और डीजल के रेट हुआ करते थे, क्या वो हम उस जगह पर पा सकते हैं, या फिर उसे आने में बहुत देरी है, उसके बीच में कई सारे लकूने में कहूँ हैं जिसके चलते शायद वो हासिल ना हो? देखिए, पहले जब क्रूड ऑयल ये था, उसमें आप इमीडिएट कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि जब क्रूड ऑयल के दाम गिरना शुरू होते हैं तो जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोल हो गया, डीजल, नाफ्था, जितने भी रिफाइनरी से प्रोडक्ट निकलते हैं, उनके दाम को गिरने में थोड़ा टाइम लगता है। क्योंकि रिफाइनरी ने मान लिया आज कोई क्रूड ऑयल खरीदा 52 के दाम पे, फ्यूचर ट्रेडिंग आप करेंगे वो? हाँ, तो जब तक एक बार उन्होंने खरीद लिया, जब तक वो शिप होके आएगा, उनके टैंक में जाएगा, रिफाइन होगा, महीना 1.5 महीना निकल सकता है। तो रिफाइनरी की ये कोशिश, अगर क्रूड ऑयल जब तक प्रोडक्ट बना, उस समय आपके क्रूड ऑयल की प्राइस अगर 40 हो गई, तो मार्केट में इमीडिएटली प्रोडक्ट 50 के बेसिस पे आएगा, क्योंकि जब उन्होंने खरीदा था और तब रिफाइन किया। लेकिन इस बीच में जो एक इंस्ट्रूमेंट है एक्साइज बढ़ाने का सरकार का, हाँ। उसके चलते क्या ये पास ऑन नहीं हो पा रहा है, या फिर सरकार के लिए वो मजबूरी है इस वक्त अपने टैक्स रेवेन्यू जो उसका होता है उसको उस लेवल तक कंटिन्यू करने में? इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो पॉलिटिकली जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 8-10 साल में, कि रेट काटना तो बहुत आसान है और जिसमें आपको कोई आपको पॉलिटिकल क्रेडिट मिलता नहीं है, लेकिन कई बार 50 पैसे, 1 रुपया रेट बढ़ा दिया और पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी हो तो उसी पे लोग सड़क पे आ जाते हैं, और जेन्युइन लोग ना भी आए लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह हो जाती है। तो सरकार के लिए रेट बढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है, घटाना ईजी होता है। ऑल्दो डीकंट्रोल्ड हैं, लेकिन फिर भी सरकार का सिग्नल रहता है। बेसिकली पब्लिक सेक्टर कंपनीज की मेजॉरिटी है, मतलब पूरा मार्केट पे कंट्रोल है, तो इसीलिए घटाने में से पहले सोचना पड़ रहा कि अगर बढ़ाने पड़ेंगे तो हाँ, तो अगर उसमें अब इनको कुशन मिल जाएगा कि बढ़ाने की जगह अब वो जो एक्साइज बढ़ा है वो थोड़ा कम कर सकते हैं। उसके ऊपर क्योंकि इतना गिर गया है, तो गवर्नमेंट के पास ये ऑप्शन था कि मान लिया 4 रुपये आप पेट्रोल का दाम कम कर सकते हैं, तो 2 रुपये कम कर दिया और 2 रुपये एक्साइज बढ़ा दिया, तो उससे जो आपके फिस्कल टारगेट्स हैं वो अचीव हो जाते हैं, क्योंकि एक एक्साइज एडिशन से 10,000 करोड़ इस साल में आ जाएंगे। एक और हुआ था, उससे 5,000 करोड़ की बात हो रही थी। तो अगर 10-15 हज़ार करोड़ इससे आ जाएं तो और इकोनॉमी स्टेबलाइज हो जाए, फिस्कल टारगेट मीट कर जाए, तो उसी से आम आदमी को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। मशहूर वक्त की कमी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर तमाम विचार और जो इसकी तकनीकी पहलू हैं वो सामने रखने के लिए आपका। तो पहली खबर में आज फिलहाल इतना है। थोड़ा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की तमाम दूसरी बड़ी खबर। कोल इंडिया के कर्मचारियों की 5 दिन की हड़ताल के पहले दिन इसका व्यापक असर देखा। खनन क्षेत्र में निजी कंपनियों को अनुमति देने का ये लोग विरोध कर रहे हैं। कर्मचारियों की इस हड़ताल से बिजली संयंत्रों में कोयले की सप्लाई कम होगी, जिसके चलते कई इलाकों में आने वाले दिनों में बिजली संकट गहरा सकता है। कोयला क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कोल इंडिया के करीब 5 लाख कर्मचारी मंगलवार से 5 दिन की हड़ताल पर चले गए। इसके चलते देश भर में कोल इंडिया की खदानों से कोयला निकालने का काम पूरी तरह से ठप रहा। कोल इंडिया की सभी 5 केंद्रीय ट्रेड यूनियन के कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल हैं। ये लोग कोयला ब्लॉक आवंटन के नए विधेयक, कंपनी में विनिवेश और इसके पुनर्गठन का विरोध कर रहे हैं। सरकार जो नरेंद्र मोदी की दिल्ली में कुर्सी पर बैठी है, ये मजदूरों के हित के लिए सारे फैसले ले रही है। कोल इंडिया के अस्तित्व बचेगी तो मजदूरों को सुविधा मिलेगी। कोल इंडिया का जब अस्तित्व ही नहीं बचेगा तो आज जैसी परिस्थिति आउटसोर्सिंग के मजदूरों की हो गई है, वैसी परिस्थिति यहाँ के संगठित मजदूरों की होगी। हड़ताल से रोजाना 15 लाख मीट्रिक टन तक कोयला का उत्पादन ठप हो सकता है और इसका बुरा असर बिजली संयंत्रों को कोयला आपूर्ति पर भी पड़ेगा।
ये संयंत्र पहले से ही कोयला की कमी से जूझ रहे हैं। देश में बिजली का 60% उत्पादन कोयले के जरिए ही किया जाता है। ऐसे में कई इलाकों में बिजली संकट गहरा सकता है। ऑन एन एवरेज एक दिन बीसीसीएल बंद होने से 20 से 25 करोड़ रुपया का बीसीसीएल का आमदनी में नुकसान होता है। तो जहाँ जहाँ तो करीब हफ्ते भर का स्टॉक है या 10 दिन का, उधर तो कोई असर पड़ेगा नहीं, मगर जहाँ स्टॉक्स अगर क्रिटिकली लो हैं उन चंद स्टेशंस पे असर पड़ सकता है। कोयला खनन क्षेत्र में 1977 के बाद की ये अब तक की सबसे बड़ी हड़ताल है और इसे बिजली क्षेत्र के कर्मचारी संगठन EEFI ने समर्थन का ऐलान कर दिया है। हालांकि कोल इंडिया दावा कर रही है कि उसने बिजली संयंत्रों को पहले से आपूर्ति बढ़ा दी है। सरकार भी अपनी तरफ से बैठकों के जरिए हल निकालने की कोशिश में है ताकि हड़ताल जल्द खत्म कराई जा सके। विपिन चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उद्योगपतियों ने सरकार से ढांचागत परियोजनाओं में निवेश तेज करने की मांग की है। आम बजट पर चर्चा के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिलने आए उद्योगपतियों ने सुझाव रखा। उद्योग जगत के प्रमुखों ने आर्थिक वृद्धि तेज करने और निवेश बढ़ाने की मांग की, साथ ही कर नीति में स्थिरता बनाए रखने की बात भी कही है। निर्यातकों ने ब्याज में छूट बढ़ाने की मांग की। वित्त मंत्री ने उद्योगपतियों को भरोसा दिया कि बजट बनाते समय उनके सुझावों पर विचार किया जाएगा। We have the Eastern Corridor, Western Corridor, we have these corridors, DIMC, DMIC, etc. How to, give that a kickstart so that it starts much faster. इससे हमारा निर्यात बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी उसमें और SME की भी बेहतर होगी। दिल्ली पुलिस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त BS बस्सी ने आज बताया कि सुनंदा पुष्कर की मौत स्वाभाविक नहीं थी, बल्कि उनकी हत्या हुई। शशि थरूर ने हत्या का केस दर्ज किए जाने पर हैरानी जाहिर की और दिल्ली पुलिस को जांच में पूरा सहयोग देने का वादा भी किया। दिल्ली पुलिस आयुक्त BS बस्सी ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत प्राकृतिक नहीं थी, उनकी मौत जहर की वजह से हुई। हालांकि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बताया कि उन्हें जहर दिया गया या उनके शरीर में इंजेक्शन के जरिए पहुंचाया गया, इसकी जांच की जा रही है। अभी हमारे को मालूम नहीं है कि अगर किसी ने जहर जो पी गई है, क्या खुद पी गई या किसी ने जबरदस्ती पिलाई, या जो इंजेक्शन लगा है, जो इंजेक्शन जबरदस्ती दिया गया है तो किस तरह से दिया गया, ये सब तफ्तीश में हमें पता चलेगा। सुनंदा के भाई अशोक कुमार ने भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर की राय से सहमति जताई है। मैंने पहले भी बताया है कि मर्डर का केस है वो, क्योंकि वो दिलेर लड़की थी, वो ऐसे काम, ये बुजदिली का काम वो कभी नहीं करती। 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके के एक होटल में सुनंदा पुष्कर की रहस्यमय हालत में मौत हो गई थी। उस वक्त दवाओं के ओवरडोज को मौत की वजह बताया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पटना हाई कोर्ट ने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का फैसला पलट दिया है। हाई कोर्ट ने जेडीयू के 4 बागी विधायकों के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट के फैसले के बाद बागी विधायकों की सदस्यता बरकरार रहेगी। अयोग्य करार दिए गए विधायकों में क्यानू, रविंद्र राय, नीरज कुमार बबलू और राहुल शर्मा हैं। बर्खास्त विधायकों ने जेडीयू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया है। नवंबर में स्पीकर ने इनकी सदस्यता खत्म की थी। इन पर राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का आरोप था। दिल्ली में अपने बूते सरकार बनाने का दावा कर रही बीजेपी उम्मीदवारों के ऐलान में सबसे पीछे है। आम आदमी पार्टी ने जहां सभी 70 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, वहीं कांग्रेस अब तक 24 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी की दुविधा नए चेहरों को आजमाने को लेकर बनी हुई है। बीजेपी में टिकट को लेकर रस्साकशी जारी है। माना जा रहा है कि बीजेपी इस बार आधा दर्जन विधायकों के टिकट काट सकती है। 2013 में पार्टी ने 6 पार्षदों को टिकट दिया था, जिसमें 5 विधायक बनने में कामयाब रहे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय खुद पार्षद हैं और उनकी टीम में 2 महामंत्री भी पार्षद हैं। दावेदारी तो अपने आप ही आती है, काम करने के साथ में जनता पुकारती है और उस विधानसभा की जमीन पुकारती है तो दावेदारी पहुंच जाती है। टिकट पाने की इस होड़ में दूसरी पार्टी से बीजेपी में आए लोग भी शामिल हैं। मैं भी अपनी दावेदारी पेश कर रही हूँ और मुझे बहुत प्यार और बहुत सम्मान और बहुत मनोबल मेरा बढ़ाया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है, क्योंकि पब्लिक मुझे आके कह रही है कि आप ही हैं एक
इस एरिया से कैंडिडेट। चुनावी मैदान में विपक्ष का सामना करने से पहले बीजेपी को पहली लड़ाई अपने घर से ही लड़नी पड़ रही है। विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को हो रही देरी कहीं दावेदारों की लाइन न बढ़ा दे। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही भूमि अधिग्रहण पर लाए गए अध्यादेश का मुद्दा अब उठने लगा है। बाहरी दिल्ली के गांव में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और लेफ्ट जैसे दलों ने इसे किसान विरोधी बताकर चुनावी मुद्दा बना दिया है। बचाव में सरकार कह रही है कि अध्यादेश में किसानों के हितों का पूरा ख्याल रखा गया है। अध्यादेश के जरिए भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन ने बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक दलों को नया हथियार दे दिया है। विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ी दिल्ली में इस पर सियासत तेज हो गई है। अगर सरकार किसी की जमीन लेती है और 5 साल तक सरकार उसको इस्तेमाल नहीं करती तो सरकार को वो जमीन किसानों को वापस करनी पड़ेगी। ये भी इन्होंने हटा दिया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए अगर जब भी जरूरत हो तब आप ले लो और उसमें वहाँ के लोगों की सहमति की जरूरत नहीं है। मुझे इस पर एतराज है। मुझे लगता है ये बहुत ही गलत कदम होगा। किसान संगठनों से जुड़े नेता मानते हैं कि नए अध्यादेश में 1894 के पुराने कानून को दोहराया गया है, जबकि सरकार का कहना है कि किसानों के मुआवजे और पुनर्वास के प्रावधान 2013 के कानून जैसे ही हैं। ये फिर नए तरीके से पूरा वही कानून है 2013 के पहले जो 1894 का कानून था। स्मार्ट सिटी के अंदर 5-5 करोड़ के फ्लैट बनाए जाएंगे। बिल्डर माफिया के आगे आप झुक रहे हैं। किसान के हित को सुरक्षित रखा है। कोई कंपनसेशन का एक भी क्लॉज हमने नहीं छेड़ा है। कोई रिहेबिलिटेशन का एक क्लॉज भी हमने नहीं छेड़ा है। कोई रीसेटलमेंट का एक भी क्लॉज हमने नहीं छेड़ा है। भूमि अधिग्रहण पर लाए गए अध्यादेश के मुताबिक पीपीपी प्रोजेक्ट में जमीन अधिग्रहण के लिए किसानों और जमीन मालिकों की सहमति लेना जरूरी नहीं होगा। यूपी के भट्टा परसौल के जमीन विवाद के बाद सारे देश से भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव की मांग उठी थी। तब की यूपीए सरकार ने बीजेपी की अध्यक्षता वाली स्थायी समिति की सिफारिशों को सम्मिलित किया और नया कानून बनाया। जाहिर है अब बीजेपी के लिए इस अध्यादेश का बचाव करना एक मुश्किल चुनौती है। कैमरामैन नारायण के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी जगतार सिंह उर्फ तारा को सोमवार देर रात थाईलैंड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी जगतार सिंह की गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने बताया कि बैंकॉक में भारतीय दूतावास के जरिए भारतीय अधिकारी थाईलैंड प्रशासन के संपर्क में हैं। 1995 में पंजाब सचिवालय के सामने हुए आत्मघाती हमले में बेअंत सिंह समेत कई लोगों की जान चली गई थी। 1996 में जगतार सिंह को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में जगतार सिंह समेत 6 को दोषी करार दिया गया, लेकिन 2004 में वो अपने कुछ साथियों के साथ चंडीगढ़ जेल से सुरंग बनाकर फरार हो गया था। I can confirm to you that the information is correct. We have, through our embassy in Bangkok, been in touch with the Thai authorities on this, and we intend to pursue this matter up further. बीएसएफ के प्रोटेस्ट नोट के बावजूद सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन जारी है। पाकिस्तान ने तनाव खत्म करने के लिए बीएसएफ के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। फायरिंग के चलते जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों के 10,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर शरण लेनी पड़ी है। जम्मू कश्मीर के सांबा और कठुआ सेक्टर में सीमा पार से हो रही गोलीबारी के निशान हर जगह देखे जा सकते हैं। सोमवार रात 11 बजे इन दोनों सेक्टरों में 60 गांवों और अग्रिम चौकियों को निशाना बनाकर गोले दागे गए, जिसके कुछ घंटों बाद मंगलवार सुबह फिर 4 बजे मोर्टार से गोले बरसाए गए। ये गोले भारतीय सीमा में 4 किलोमीटर अंदर तक गिराए गए। आज को पाकिस्तान का फौज बहुत ज्यादा हो रहा है। गांव से आगे फैल रहा है। कब तो पीछे था, आज गांव से भी आगे है। कम से कम 4 किलोमीटर नीचे जा रहा है। भारी गोलीबारी ने करीब 10,000 लोगों को घर बार छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। 7,000 से अधिक लोग सरकारी कैंपों में रह रहे हैं। बीएसएफ भी मान रही है कि सीमा पार से ताजा फायरिंग के पीछे बड़ी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। There is no single provocation. There is no single reason for escalation of this tension in this area. There could be multiple reasons. Infiltration could be one of them. There could also be a possibility that they are trying to divert the attention of Peshawar incident, because after all they are also accountable to their public. नए साल की शुरुआत के बाद से ही अब तक गोलीबारी में 4 जवानों और 1 महिला की मौत हो चुकी है। सोमवार को पाकिस्तान से फायरिंग में बीएसएफ का 1 जवान शहीद हो गया था।
2 महीने पहले भी सीमा पार से सीज फायर उल्लंघन में 13 लोगों की मौत हो गई थी। तब 32,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी थी। पिछले साल संघर्ष विराम की 550 से ज्यादा वारदातें हुई, जो 2003 के बाद सबसे ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 14 फरवरी से शुरू हो रहे क्रिकेट विश्व कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान आज कर दिया गया। मुंबई में बीसीसीआई की चयन समिति की बैठक में 15 खिलाड़ियों के नाम तय किए गए। महेंद्र सिंह धोनी टीम के कप्तान होंगे। रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल जैसे युवा खिलाड़ी भी वर्ल्ड कप का टिकट पाने में कामयाब रहे हैं। मुंबई में बीसीसीआई सिलेक्टर्स ने विश्व कप की टीम इंडिया के अंतिम 15 खिलाड़ियों का नाम मंगलवार को फाइनल कर दिया। चयनकर्ताओं ने अटकलों पर विराम लगाते हुए रविंद्र जडेजा को टीम में शामिल किया। ऑलराउंडर स्टुअर्ट बिन्नी को भी विश्व कप टीम में जगह मिली है। नए चेहरों में अक्षर पटेल टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे। All the players were discussed, not only Yuvraj Singh, a lot of other players were also discussed apart from the 30. And after a lot of deliberation in presence of all the 5 selectors as well as Captain Mahendra Singh Dhoni and Duncan Fletcher were there on the con call, please. जिन 15 खिलाड़ियों पर क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब बचाने का दारोमदार होगा, उनके नाम इस तरह हैं: महेंद्र सिंह धोनी, शिखर धवन, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली, सुरेश रैना, अंबाती रायडू, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, ईशान शर्मा, स्टुअर्ट बिन्नी और उमेश यादव। वहीं ऑस्ट्रेलिया में विश्व कप से पहले होने वाली टाई सीरीज के लिए भी टीम का ऐलान किया गया। बीसीसीआई की चयन समिति ने 4 दिसंबर को विश्व कप के लिए टीम इंडिया के संभावित 30 खिलाड़ियों की सूची जारी की थी। विश्व कप 14 फरवरी से 29 मार्च के दौरान ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेला जाएगा। सन 2011 में हुआ पिछला वर्ल्ड कप भारत ने श्रीलंका को हराकर जीता था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सिडनी में आज से शुरू हुए बॉर्डर गावस्कर सीरीज के आखिरी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने शानदार शुरुआत की। पहले दिन का खेल खत्म होने तक उसने 2 विकेट के नुकसान पर 348 रन बना लिए। भारत की ओर से मोहम्मद सामी और आर अश्विन को 1-1 विकेट मिला। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी मेजबान टीम के लिए वार्नर और रोजर्स ने सदी शुरुआत की। पहले विकेट के लिए वार्नर और रोजर्स ने मिलकर 200 रन जोड़े। वार्नर ने 101 और रोजर्स ने 95 रन बनाए। पहले दिन के खेल खत्म होने पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीवन स्मिथ 82 और हरफनमौला शेन वॉटसन 61 रन बनाकर नाबाद लौटे। सिडनी टेस्ट में भी भारतीय गेंदबाज विकेट के लिए तरसते नजर आए। मोहम्मद सामी और आर अश्विन 1-1 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड और ब्रिस्बेन में जीत हासिल करते हुए 2-0 की बढ़त हासिल कर ली थी। मेलबर्न में खेला गया तीसरा टेस्ट मैच भी बराबरी पर छूटा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी की जमानत के खिलाफ पाकिस्तान सरकार की अर्जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज मंजूर कर ली। लखवी को अगली सुनवाई के दिन कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत का भारत ने कड़ा विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून को चुनौती देने वाली याचिका की तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याचिका पर सामान्य मामलों की तरह सुनवाई होगी। कानून से जजों को चुनने वाला 2 दशक पुराना कोलिजियम सिस्टम खत्म हो गया है। दिल्ली हाई कोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को राहत मिली है। कोर्ट ने बीजेपी नेता बिजेंद्र गुप्ता की ओर से दायर मानहानि मामले में दीक्षित पर लगे 3 लाख रुपए जुर्माने का आदेश खारिज कर दिया है। ट्रायल कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री पर जुर्माना लगाया था। बदायूं में नाबालिग से बलात्कार के आरोपी 2 सिपाहियों में एक को आज बरेली से गिरफ्तार कर लिया गया। 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर हुई वारदात के बाद दोनों फरार थे। घटना के बाद दोनों कांस्टेबल को बर्खास्त कर दिया गया था।